कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है यहाँ? सिकंदर कहाँ है तू? सामने आ। आखिर तूने अपनी औकात दिखाई दी ना सिकंदर। सिकंदर क्या हुआ राधा? ये देखो। राधा चिल्लाओ मत, शो चल रहा है। आपको अपने शो की पड़ी है? 1000 बार मना कर चुकी हूँ सिकंदर को, तब भी वो मेरे पीछे आ रहा है। आज तो उसने हद कर दी। वो मेरे टेंट के अंदर झांक रहा था। क्या? सिकंदर ने ऐसा किया? मेरे सामने लाओ उसे। दारू पीकर रोज रोज नौटंकी करता है, अब इसे सबक सिखाना ही होगा। और तो लड़कियों के कमरे में ताक झांक करता है कमीना। अरे झूठ बोल रही है राधा, क्या बोला तूने इनको? हाँ? मैंने जो बोला सही बोला। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। मैं तुझे बदला लेने लायक छोड़ूंगा तब तो तू बदला लेगा ना। ये जोरदार तालियां इस हमारे कलाकार के लिए। मैं पेश करने जा रहा हूं हमारी सबसे बड़ी शान, जिसकी खूबसूरती पर मर मिटने का दिल चाहता है। सबसे बड़ी कलाकार राधा। भगवान, अरे राधा जल गई है, तो एम्बुलेंस को बुलाओ। अब बुलाने से कोई फायदा नहीं। केडी साहब, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे सिकंदर को बचा लीजिए। अच्छा, आपका सिकंदर? केडी सर, सिकंदर बिल्कुल निर्दोष है, को फंसाया गया है। सर सिर्फ इस बिना पे कि सिकंदर ने राधा को मारने की धमकी दी थी। पुलिस उसको उसका हथियारा समझ रही है। किस कारणवश धमकी दी थी सिकंदर जी ने? सर, क्योंकि राधा ने उस पे झूठा इल्जाम लगाया था कि जब वो तैयार हो रही थी तो सिकंदर झांक रहा था। आज तो उसने हद कर दी। वो मेरे टेंट के अंदर झांक रहा था, जिसकी वजह से गुस्से में आके सिकंदर ने राधा को बहुत भला बुरा कह दिया था। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। विचित्र बात है कि आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ दे रही हैं जो महिला के कक्ष में ताक झांक करता है। नहीं सर, सिकंदर ऐसा नहीं है। मैं उसे बचपन से जानती हूँ और इसीलिए उसका साथ दे रही हूँ। सर, राधा शो की स्टार थी। उसकी मौत की वजह से
तमाशा कंपनी बंद हो जाएगी। इसलिए ये लोग सब गुस्से में आके सिकंदर के ऊपर इल्जाम डाल रहे हैं। तो किस प्रकार से राधा जी स्टार बनी, कैसे करतब दिखाती थी? सर, राधा आग का खतरनाक करतब दिखाया करती थी जो लोगों को बहुत पसंद आता था। और आप क्या करती हैं वह, मतलब किस प्रकार के करतब करती? सर, मैं रस्सी पे चलने का करतब दिखाती हूँ। केली सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप प्लीज सिकंदर को बचा लीजिए। देखिए, आप हाथ मत जोड़िए, मैं मिल लेता हूँ सिकंदर से जाकर। तो तुम उस तमाशे की कंपनी में क्या तुम भी करतब करते हो? नहीं सर, मैं ड्राइवर था। सुना है कि राधा जी के साथ कोई विवाद चल रहा था, तुम्हारा अनबन चल रही थी, किस कारण से था ये? विवाद नहीं था साहब, मैं तो राधा से प्यार करता था, लेकिन वो थी कि मुझे अपनाने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन मैंने उसकी हत्या नहीं की साहब, और मुझे जिंदगी भर इसी बात का अफसोस भी रहेगा। उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही हुआ, होना ही चाहिए था। अच्छा, तुम्हारे इस नेक सोच के बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये बताओ कि वो जो दूसरी लड़की है, क्या नाम है, गुल, उसके साथ भी संबंध है तुम्हारा? किस प्रकार का संबंध है? साहब, मैं और गुल बचपन के दोस्त हैं। हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। वो काफी ख्याल रखती है मेरा, और इस कंपनी में नौकरी भी मुझे गुल ने ही दिलवाई थी। अगर तुम निर्दोष हो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन अगर तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो और मैंने ये पाया कि तुम दोषी हो, तो तुम्हें आजीवन कारावास से कोई नहीं बचा पाए। समझ रहे हो तुम मेरी बात? जी। योर ऑनर, आज के समय में प्यार के मायने बदल चुके हैं। प्यार में लोग इतना अंधा हो जाते हैं कि प्यार में नकारे जाने पर अपने प्यार को नुकसान पहुंचाने के लिए भी ये लोग बिल्कुल सोचते नहीं हैं। और ऐसे कई वाकये हमारे सामने आजकल बहुत आ रहे हैं। ये सिकंदर है, तमाशा करने वाली एक कंपनी में ये ड्राइवर की नौकरी करता है, और उसी कंपनी की एक लड़की राधा, जिसकी हत्या का आरोप इस पर है, जिसे ये एक तरफा प्यार करता था। हत्या की शाम को सिकंदर राधा को कपड़े तैयार होते हुए झांक रहा था। राधा ने इस बात की शिकायत की। सिकंदर को सबके सामने अपमानित होना पड़ा। उसी वक्त सिकंदर ने सबके सामने राधा से बदला लेने की धमकी दी। अभी तक मेरा प्यार देखा है ना, अब देखना तू, मैं बदला लूंगा। उसी शाम को एक तमाशा करते वक्त हादसे के रूप में राधा की हत्या हो गई। योर ऑनर, जिस घटना को हादसे की शक्ल दी गई है, दरअसल वो हादसा नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है जो इस सिकंदर ने रची थी। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। भैया सिकंदर, वैसे तुमने राधा को बहुत बार राधा को क्या? तैयार होते वकील साहब, मैंने अपनी जिंदगी में किसी औरत के साथ ऐसी छिछोरी हरकत नहीं की है, और राधा के लिए मेरा प्यार जिस्मानी नहीं था। हाँ, सच्चा प्यार भाई, बस। योर ऑनर, अब मैं बताता हूं कि ये सिकंदर खान पकड़ा कैसे गया। उस रात सिकंदर नशे की हालत में था, और उसी हालत में राधा की टेंट के बाहर इसका हाथ रुमाल, जिस पर इसका नाम लिखा हुआ है सिकंदर खान SK, वो राधा को उसके टेंट के बाहर से मिला। अब भैया सिकंदर, मुझे ये साफ साफ बताओ कि ये हाथ रुमाल तुम्हारा ही है ना? जी, ये रुमाल मेरा है, लेकिन ये राधा के टेंट के पास कैसे पहुंचा ये बात मैं नहीं जानता। अरे भाई, तुम नहीं जानते तो और कौन जानता है? अच्छा, एक और बात बताओ कि उस रात तुमने राधा को जान से मार डालने की धमकी दी थी ना? योर ऑनर, पता नहीं क्यों
अभियोग पक्ष महोदय को ऐसा लग रहा है कि दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे की जान ले लेते हैं, हत्या कर देते हैं। अगर ऐसा है तो आपके हाथों बहुत पहले मेरी हत्या हो जानी चाहिए थी। हमारा तो प्रतिदिन झगड़ा होता रहता है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मिस्टर पाठक इस केस को बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहे। केवल इस केस को नहीं देसाई साहब, मैं अपने हर केस को गंभीरता पूर्वक लेता हूँ। योर ऑनर, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, आपस में रहता है, साथ साथ रहते हुए लोगों के बीच में बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। इसका यह अर्थ नहीं कि एक दूसरे की हत्या कर दें। ना, आप सही कह रहे हैं केडी साहब, लेकिन दारू पीकर धमाल करना ये तो सिकंदर की आदत है। मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने वाले को क्या आप सामाजिक कहेंगे? हैं? योर ऑनर, पुलिस रिकॉर्ड ये कहता है कि ये सिकंदर बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति का आदमी है। पहली एफआईआर में यह लिखा है कि दारू पीकर इसने एक बार में 2 आदमी की टांगे तोड़ दी। दूसरी में यह लिखा है कि किसी बात पर इसने अपने ही मालिक को बहुत मारा। देसाई साहब, मैं मानता हूं कि एक समय पर सिकंदर गुंडा था, लेकिन वो पुरानी बात है। पुरानी कहानी दोहरा के कोई लाभ तो है नहीं। क्या आपके पास कोई ऐसा साक्षी है या साक्ष्य है जिससे यह प्रमाणित हो कि सिकंदर ने हत्या की है या हत्या करने का प्रयास भी किया? देखिए पाठक साहब, इस वक्त तो मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इनके पास कोई सबूत नहीं है? नहीं। हाँ योर ऑनर, लेकिन मेरे पास एक सबूत है जिसकी वजह से यह साबित हो जाएगा कि राधा की हत्या की साजिश सिकंदर ने ही रची थी। योर ऑनर, सबसे पहले मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि जो करतब करते समय राधा की हत्या हुई, वो करतब करते कैसे। योर ऑनर, अब मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर रस्तोगी को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। डॉक्टर साहब, राधा जिस बोतल से करतब दिखाती थी, क्या सही मायनों में उस बोतल में मिट्टी का तेल था? नहीं, उस बोतल में मिट्टी का तेल नहीं बल्कि डीजल था। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ये भी सुना है कि डीजल का इस्तेमाल करने से वो जो आग का गोला बनता है वो बहुत बड़ा बन जाता है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है ना? और ये भी सुना है कि डीजल का उपयोग करने से बहुत बड़ा विस्फोट यानी कि धमाका भी हो सकता है। हाँ, विस्फोट होने की संभावना हो सकती है क्योंकि मिट्टी के तेल से डीजल ज्यादा ज्वलनशील होता है। पर अब सवाल ये उठता है डॉक्टर साहब कि वहां डीजल आया कैसे, क्योंकि जहां पे ये तमाशा शो कर रहे थे वहां से पेट्रोल पंप तो बहुत दूर है। तो योर ऑनर, अब मैं बताता हूं कि डीजल आया कहां से। डीजल उस वैन से आया जिस वैन में पूरी टीम ट्रैवल करती थी और जिस वैन का ड्राइवर सिकंदर था। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस बोतल की बात आप कर रहे थे, क्या उस बोतल पर से सिकंदर की उंगलियों के छाप प्राप्त हुए हैं? अच्छा केडी साहब, तो अब इस बात पर आप बहस करना चाहते हैं? केडी साहब, इतनी बड़ी साजिश रचने वाला ये सिकंदर बोतल पकड़ते वक्त क्या उसने हाथ में ग्लव्स नहीं पहने होंगे? हाँ, निशान कहां से होंगे? आप बताइए, उस बोतल पर से उंगलियों के छाप प्राप्त हुए थे, बताइए किसके थे? हमें बोतल पर 2 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो राधा के, जो उस बोतल को इस्तेमाल कर रही थी, और दूसरे उंगलियों के निशान हमें गट्टू के मिले हैं। योर ऑनर, गट्टू जो उसी कंपनी में काम करता है जिस करतब को करते समय राधा के साथ ये दुर्घटना घटी, उस करतब से सिकंदर से गट्टू परिचित, उसे मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। तो गट्टू जी, उस कंपनी में क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? करतब के दौरान
प्रयोग में लाई जाने वाली चीजों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अच्छा, तो ये आग का जो करतब था जिसे करते समय राधा के साथ दुर्घटना घटी, उसमें जो सामान उपयोग में लाया जाता है उसकी व्यवस्था भी आप ही करते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि उस बोतल में मिट्टी के तेल की जगह डीजल भी आप ही ने डाला। योर ऑनर, अगर राधा की हत्या का कारण उस बोतल में मिट्टी के तेल के स्थान पर डीजल का होना है, तो फिर दोषी गट्टू है योर ऑनर, सिकंदर नहीं। क्योंकि उस बोतल में डीजल गट्टू ने डाला। गट्टू राधा को क्यों मारेगा? राधा को मारने में उसका क्या फायदा? केडी साहब, बेवजह किसी को कोई मारता नहीं है। देसाई साहब, कारण है गट्टू के पास राधा की हत्या करने का। योर ऑनर, वास्तविकता में गट्टू राधा को मारना नहीं चाहता था। राधा के साथ कोई मनमुटाव नहीं था इनका। ये किसी और से बदला लेने के लिए इन्होंने राधा को मोहरा बनाया। हाँ, क्यों गट्टू, सही कह रहा हूं? केडी साहब, आप क्या बोल रहे हो? आपको पता है कुछ? जी जी, मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं देसाई साहब कि हत्या बदला की मंशा से की गई। और ये बदला गट्टू राधा से नहीं, सिकंदर से लेना चाहते। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। केडी साहब पूरे केस का रुख ही बदल रहे हैं। योर ऑनर, मोहन दादा जो उसी कंपनी में साज सज्जा और श्रृंगार का कार्य संभालते हैं, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? मोहन दादा, आप इस कंपनी के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं। स्पष्ट है कि आप सबके व्यवहार से भली भांति परिचित होंगे। जी, मैं पिछले 20 सालों से इस कंपनी से जुड़ा हुआ हूँ और ये कंपनी बिल्कुल मेरे घर जैसी है और घर के हर सदस्यों से हर कोई भली भांति परिचित तो होता ही है ना सर। जी जी जी, तो ये बताइए कि गट्टू जी और सिकंदर जी के बीच में जो संबंध था उसके बारे में कुछ बताइए। जी, इन दोनों में काफी दिनों से मनमुटाव चल रहा था और अक्सर किसी न किसी बात पर दोनों में झगड़ा होता ही रहता था। लेकिन ये झगड़ा अक्सर हाथापाई तक ही सीमित था, क्योंकि सिकंदर अधिक शक्तिशाली है और गुस्सैल भी, इसलिए सिकंदर गट्टू पर हमेशा भारी पड़ता था। तो इन दोनों के बीच अंतिम बार हाथापाई कब हुई थी, याद है आपको, स्मरण है? जिस दिन राधा के साथ ये हादसा हुआ उससे एक दिन पहले सिकंदर और गट्टू में बहुत बुरी तरह से लड़ाई हुई थी। उसमें गट्टू को सिकंदर ने बहुत बुरी तरह से पीट भी दिया था। किसी ने भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर कोई सिकंदर के गुस्से को अच्छी तरह से जानता था। तुम दोनों सुधर जाओ, वरना तुम दोनों को बाहर निकाल दूंगा। तमाशा बना के रखा है। चल। योर ऑनर, गट्टू जानता था कि वो सिकंदर से मुकाबला नहीं कर सकता, इसीलिए उसने सिकंदर को फंसाने के लिए यह षड्यंत्र रचा। सिकंदर ने राधा को जान से मार देने की धमकी दी थी और इसी बात का लाभ उठाते हुए गट्टू ने राधा को मारने की योजना बनाई। उसने उस बोतल में से मिट्टी का तेल निकालकर उसमें डीजल डाला। जज साहब, ये झूठ है। मैंने बोतल में मिट्टी की तेल की जगह... ऑर्डर ऑर्डर, आपको जो कुछ भी कहना है कटघरे में आके कहिए। मैंने बोतल में मिट्टी के तेल की जगह डीजल जरूर भरा था, लेकिन मैंने राधा का खून नहीं किया। जज साहब, उस दिन अचानक से मिट्टी का तेल खत्म हो गया और करतब दिखाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये सब किया और मैंने राधा को सब कुछ सच बता दिया था। आपको क्या लगता है, जब राधा ने डीजल मुंह में डाला होगा तो क्या उसे पता नहीं चला होगा? वो चाहती तो करतब दिखाने से मना भी कर सकती थी। और जज साहब, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। आज से पहले भी वो कई बार ये सब कर चुकी थी।
ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। देखो गट्टू, अब राधा तो तुम्हारी बात का प्रमाण देने के लिए यहाँ आ नहीं सकती। क्या तुम अपनी ही कही हुई बात को सिद्ध कर सकते हो यहाँ अदालत में? है केडी साहब, मैं खुद आपको सबूत दूंगा। क्या क्या मुझे थोड़ा सा डीजल मिल सकता है? मैं खुद आपको ये करतब करके दिखाऊंगा। देखो गट्टू, ये कोई हास्यमय नाटक नहीं चल रहा, बहुत ही गंभीर विषय है। यही करतब करते करते राधा की जान गई है, ये मत भूलना तुम। केडी साहब, अगर आज मैंने आपको सबूत नहीं दिया तो मेरी सारी जिंदगी सलाखों के पीछे कटेगी। आप मुझ पर भरोसा रखिए, कुछ भी नहीं होगा। योर ऑनर, अगर आपकी अनुमति हो तो डीजल का प्रबंध किया जाए। केडी साहब, अब तो आपको विश्वास हो गया ना, ये करतब करने से कोई मरता नहीं। मैंने तो ये सब राधा जी को देख देख कर सीखा है। राधा जी तो इस करतब में एक्सपर्ट थी, उन्हें कुछ कैसे हो सकता था? इस अदालत में यह साबित हो चुका है कि मिट्टी के तेल की जगह डीजल का प्रयोग करने से कोई भी जानलेवा हादसा नहीं हो सकता है। इसलिए इस अदालत को जब तक हादसे के सही वजह मालूम नहीं होते, तब तक यह अदालत कोई भी निर्णय नहीं ले सकती है। मैं कल तक के लिए अदालत को बर्खास्त करता हूं। क्यों तुमने मुझे सिकंदर की सच्चाई से अनजान रखा? क्यों नहीं बताया कि वो हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है? उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज है पुलिस में। ये सब बताना चाहिए था तुम्हें। केडी सर, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि सिकंदर ने राधा का खून नहीं किया। हाँ, वो थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन मैं उसे बचपन से जानती हूँ, वो किसी का खून नहीं कर सकता। सर प्लीज आप मेरी बात पर यकीन करिए। सर, ये टेंट के अंदर की तस्वीर है। सर, हादसे के बाद पुलिस ने टेंट को सील कर दिया था, इसलिए टेंट वैसा ही है जैसे उस रात था। सर, मुझे उस टेंट में कुछ नहीं मिला, इसलिए ये तस्वीरें मैंने खींच ली। क्या हुआ सर? आइए, ओके, सब ठीक है? एक और वो लड़की गुल है जो सिकंदर से इस हद तक प्रेम करती है कि उसको बचाने का हर प्रयास कर रही है। यानी कि प्रेम एक जीवन बचाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर सिकंदर है जो राधा से प्रेम करता था, जिस पर राधा की हत्या का आरोप है। यानी कि प्रेम के चलते हत्या का आरोप। बहुत बड़ी गुत्थी हो रही है। सर, अब हमें क्या करना होगा? करना क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब ये पता चलेगा कि राधा की मृत्यु का कारण क्या है, जो हमें सिर्फ डॉक्टर रस्तोगी बता सकते हैं। डॉक्टर रस्तोगी। केडी पाठक। केडी, दुर्घटना होने के कारण का पता कर पाना इम्पॉसिबल है। राधा के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। वरुण, मैं राधा के माता पिता से मिलना चाहता हूं। केडी साहब, घर की सारी जिम्मेदारियां मेरी बेटी राधा पर थी, इसलिए उसने शादी नहीं की। उसके जाने के बाद तो हम लोग सड़क पर आ गए। केडी साहब, हम इस बच्चे की पढ़ाई का बोझ कौन उठाएगा? केडी साहब, हम बर्बाद हो गए। मैं आपका दुख समझता हूं सर, इसीलिए यहां आया हूं। मैं चाहता था कि जिस व्यक्ति ने आपको इस परिस्थिति में डाला है, जिसने भी राधा की हत्या की है, उसको दंड दिलवाऊं, राधा को न्याय दिलवाऊं। आपने अभी तक राधा जी की अस्थियों का विसर्जन नहीं किया? बस उसी के लिए हम लोग
हरिद्वार जाने की तैयारियां कर रहे हैं। सर, क्षमा चाहता हूं, संकोच हो रहा है मुझे भी पूछते हुए। क्या मैं इन अस्थियों को जांच के लिए ले जा सकता हूं? मैं समझता हूं कि आपको विचित्र लग रहा होगा। इसके पीछे कारण यह है कि राधा जी की मृत्यु का कारण अभी तक हम पता नहीं लगा पाए, इसीलिए जांच के लिए ले जाना चाहता हूं। हो सकता है फोरेंसिक से कोई सुराग निकल आए। हमारी बेटी तो चली गई, अब किसी को सजा मिले या ना मिले इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इससे हमारी बेटी वापस आने वाली तो नहीं है। पाठक जी, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए, हमें कोई न्याय वह नहीं चाहिए। क्या आप राधा के हत्यारे को यूं ही जाने देंगे? जितनी पीड़ा आपको और आपके परिवार को हो रही है, उतनी ही पीड़ा उस व्यक्ति को हो रही है जो निर्दोष है, लेकिन उसे दोषी करार दिया गया है। आरोप लगाया गया है उस पर राधा की हत्या का। क्या सच तक पहुंचने का आप मुझे अवसर नहीं देंगे? केडी साहब, मैं चाहता हूं कि मेरी बेटी के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। केडी साहब, मेरी बेटी गणपति जी को बहुत मानती थी। इस मूर्ति को हमेशा अपने साथ रखती थी। हर परफॉर्मेंस से पहले वो उन्हें अपने माथे पे लगाती थी। लेकिन गणपति जी भी उससे नहीं बचा पाए। केडी साहब, ये गणपति जी की मूर्ति राधा के टेंट से मिली थी। पुलिस ने पंचनामा करने के बाद उसकी व्यक्तिगत चीजें सब वापस कर दी। टेंट के पास मिली। योर ऑनर, ये मुकदमा और मुकदमों से अलग है। इस केस में मृत्यु का कारण एक दुर्घटना है। अदालत के पिछले सत्र में मृत्यु के कारणों को लेकर तर्क वितर्क हुआ, लेकिन कोई परिणाम सामने नहीं आ पाया। इसीलिए मैंने राधा जी के अस्थियों का फिर से परीक्षण करवाया। डॉक्टर साहब, कृपया अदालत को बताइए कि आपकी जांच में क्या तथ्य सामने आए। राधा के शरीर की फोरेंसिक जांच पहले ही हो गई थी। उसकी अस्थियों पर एडवांस टेस्ट करने पर भी हमें कुछ नहीं मिला। पर हाँ, राधा हमेशा अपने साथ एक गणपति की मूर्ति रखती थी। अपने हर शो से पहले वो उस मूर्ति को अपने माथे से लगाती थी। उस रात दुर्घटना से पहले भी राधा ने ऐसा ही किया था, जिस कारण राधा के चेहरे पर लगा हुआ मेकअप उस मूर्ति पर लग गया। और उस मेकअप की जांच करने के बाद हमें पता चला कि राधा के चेहरे पर FNT नाम का केमिकल था। FNT, ये FNT क्या होता है, जरा स्पष्ट रूप से समझाइए। FNT का प्रयोग आधुनिक विस्फोटों में किया जाता है। यह अत्यंत ज्वलनशील और शक्तिशाली केमिकल है। आग के कारण राधा के शरीर में सबसे ज्यादा नुकसान उसके चेहरे को पहुंचा था। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसके चेहरे पर ये FNT केमिकल लगा हुआ था। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये FNT या जो भी केमिकल है, तो प्रश्न ये है कि ये राधा के चेहरे तक पहुंचा कैसे? अभी अदालत के सामने गुड्डू ने जो करतब करके दिखाया, जो उसके कहने के मुताबिक वो राधा जितना एक्सपर्ट नहीं है, फिर भी उसके चेहरे या शरीर के किसी भी अंग पर आग नहीं लगी, तो प्रश्न ये है कि ये आग राधा के चेहरे तक पहुंची कैसे? योर ऑनर, मैं जानता था कि अदालत में यह प्रश्न अवश्य उठेगा, और इस प्रश्न का उत्तर मैं एक प्रयोग द्वारा देना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड।
योर ऑनर, अदालत की जानकारी के लिए और रिकॉर्ड्स के लिए मैंने इस पानी में बहुत ही कम मात्रा में FNT मिलाया है, 0.01 माइक्रोग्राम। कागज को मैं अब इस पानी में डुबोता हूं और भिगोता हूं। योर ऑनर, ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। योर ऑनर, डॉक्टर साहब अब इस थ्योरी को विस्तार में समझाएंगे। डॉक्टर साहब प्लीज। FNT एक ऐसा ज्वलनशील केमिकल है जिसे आग के सीधे संपर्क में आने की जरूरत नहीं है। इसे जलने के लिए 60 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है। योर ऑनर, जिस समय राधा करतब दिखा रही थी उसके आसपास का तापमान अधिक बढ़ गया था। तापमान 60 डिग्री के ऊपर जाते ही राधा के चेहरे ने आग पकड़ ली, क्योंकि उसके चेहरे पर अधिक मात्रा में ये रसायन लगा था। अभी अभी आपने इस प्रयोग में देखा कि इतनी कम मात्रा में भी ये रसायन कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर रस्तोगी, ये केमिकल इतना खतरनाक है तो फिर ये मुलजिम के पास पहुंचा कैसे? भाई ऐसा तो नहीं है कि ये सब्जी की तरह है कि मार्केट में कहीं भी मिल जाए, है? आप ठीक कह रहे हैं, पर ये हमारा दुर्भाग्य है कि काले बाजार में इस तरह की घातक चीज उपलब्ध है और थोड़े से ज्यादा दाम देने पर ये किसी को भी आसानी से मिल सकती है। योर ऑनर, प्रश्न ये उठता है कि राधा जी के मुख पर ये FNT आया कैसे, पहुंचा कैसे? अब स्वयं तो वो इतना ज्वलनशील पदार्थ अपने मुख पर लगाएगी नहीं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मैं गुल, जो उसी कंपनी में है, उनकी सहेली थी, उन्हें मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। योर ऑनर, गुल उसी तमाशे में करतब दिखाती है। राधा जी के करतब इनके करतब से जरा विपरीत है। जहां राधा जी आग से खेलती थी वहां गुल रस्सी पर चलती हैं, रस्सी पर चलती हैं। ये बताइए कि राधा जी मंच पर जाकर करतब करने से पहले क्या उनकी चर्या रहती थी, क्या क्या करती थी? खुद को तैयार करने में वो सबसे ज्यादा समय लगाया करती थी। फिर उसके बाद अपने बाल अच्छे से बांध लिया करती थी। फिर स्टेज पे जाके परफॉर्मेंस देती थी। लेकिन हाँ, उससे पहले वो अपना मेकअप बहुत अच्छे से करती थी। सबसे ज्यादा समय ही वो मेकअप में लगाया करती थी। सबसे अधिक समय योर ऑनर राधा जी को श्रृंगार करने में लगता था। उनके कक्ष से हमने उनका मेकअप का सामान प्राप्त किया, जिसके फोरेंसिक्स जांच के बाद ये पता चला है कि भारी मात्रा में उसमें FNT रसायन मिला हुआ था। योर ऑनर, फोरेंसिक्स की रिपोर्ट आपकी मेज पर है। योर ऑनर, एक ही व्यक्ति है जो उनके मेकअप में FNT रसायन मिला सकता था। मैं मोहन दादा को एक बार फिर से कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। राधा जी के साथ आपका जो संबंध था उसके बारे में जरा अदालत को बताइए। केडी सर, मैं केवल सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता हूं। मुझे किसी से भी किसी प्रकार का संबंध स्थापित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं पिछले 20 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा हूं और इन 20 सालों में इस कंपनी में ना तो कोई मेरा दोस्त है और ना ही कोई मेरा दुश्मन। इस बारे में आप मेरे कंपनी के लोगों से बातचीत कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप काम करते हैं दूसरे लोगों के साथ तो काम के विषय में तो वार्तालाप होती है, उनके साथ होती है ना, जैसा कि होना चाहिए बस। तो राधा जी के साथ आपकी क्या वार्तालाप होती थी? क्या ये सच नहीं है कि राधा जी और आपकी बिल्कुल नहीं बनती थी और कोसती थी वो आपको? इस बात को लेकर कई बार आप दोनों के बीच बहस भी हुई है, झगड़ा भी हुआ है। केडी सर, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है। राधा हमेशा मेरे काम में कोई न कोई नुक्स निकालती ही रहती थी। इसीलिए उन्होंने आपको उनका मेकअप करने से भी मना कर दिया था, यहाँ तक कि उनके टेंट में घुसने तक की आज्ञा नहीं थी। केडी साहब, आप ही ने कहा था कि दो लोगों के बीच में झगड़ा या बहस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरे का खून कर दे। भूल गए आप? योर ऑनर, मोहन दादा अदालत से कुछ छिपा रहे हैं। राधा की अवहेलना के कारण इनकी 20 साल की नौकरी से इनके हाथ धोने की नौबत आ गई। राधा इनकी जगह में, इनके स्थान पर अपने भाई को रखना चाहती थी और इस बात का आग्रह उन्होंने नाटक कंपनी के मैनेजर गोविंद से भी किया।
गोविंद जी ने अपने लिखित बयान में कहा है कि न चाहते हुए भी उन्हें ऐसा करना पड़ रहा था, क्योंकि राधा जी उस नाटक टोली की बहुत चहेती थी। योर ऑनर, मोहन दादा के पास अपनी नौकरी बचाने का एक ही उपाय था कि वो राधा जी की हत्या कर दें, और ऐसा इन्होंने किया। पाठक साहब, अभी अभी आपने कहा कि मोहन दादा को राधा के टेंट में जाने की भी परमिशन नहीं दी, तो वो केमिकल बॉटल में कैसे डाल सकते हैं? अब आपके इस प्रश्न का उत्तर वहां के मैनेजर गोविंद जी देंगे। गोविंद जी, कृपया अदालत को बताएं कि आपकी कंपनी में जो श्रृंगार का सामान आता है, इसकी जिम्मेदारी, इसका उत्तरदायित्व किसका है? जी, हमारी कंपनी में सारा श्रृंगार का सामान खरीदने की जिम्मेदारी मोहन दादा की है। धन्यवाद। योर ऑनर, देसाई साहब के प्रश्न का उत्तर यह है कि उस मेकअप के बोतल में FNT रसायन मिलाने के लिए मोहन दादा को राधा जी के टेंट में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब वो बोतल राधा जी के पास पहुंची, उसमें FNT रसायन पहले से ही उपस्थित था। हबीब, ये मेकअप का सामान राधा के टेंट में रख दो। योर ऑनर, मोहन दादा ने अपना काम बहुत ही सफाई से किया, इतनी सफाई से कि हर किसी को लगे कि राधा जी की मृत्यु एक दुर्घटना से हुई। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने किसी को नहीं मारा है। आपको ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि राधा की वजह से मेरी नौकरी जा रही थी, इसलिए आप समझ रहे हैं कि मैंने राधा की हत्या कर दी। और आपको मैं ये बता दूं कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल गई है, जो मैं अगले हफ्ते ज्वाइन करूंगा। योर ऑनर, मुझे एक टीवी सीरियल बनाने वाली कंपनी में काम मिल गया है। आप कहें तो मैं उनका एग्रीमेंट लेटर और उनका अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिखा सकता हूं। और ये काम मुझे राधा की मौत से कई दिन पहले ही मिल चुका था। मैं तो बस केवल ये तमाशा खत्म होने का इंतजार कर रहा था, और इस विषय में मैं गोविंद जी से भी बात करने वाला था। केडी साहब, एक टीवी शो में काम करना और एक तमाशा कंपनी में काम करने से कहीं अधिक सम्मानजनक है। और जिंदगी में मुझे पहली बार यह सुनहरा मौका दिया है अपना जीवन संवारने के लिए। अब ऐसी हालत में आप ही बताइए, मैं कैसे किसी का खून कर सकता हूं? केडी साहब, मैंने आपका बहुत नाम सुना था और आपके प्रति मेरे मन में बहुत इज्जत थी। मैं आपसे माफी चाहता हूं कि आज आपकी समय बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है। मैंने किसी का खून नहीं किया है। योर ऑनर, केडी साहब फिर से एक बार हत्या का कारण साबित करने में असफल रहे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो अदालत कोई नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप ऐसे तर्क प्रस्तुत क्यों नहीं करते हैं जिससे अदालत को निर्णय लेने में आसानी हो? यह अदालत दोपहर के विश्राम के लिए स्थगित की जाती है। तो मोहन दादा ने अदालत में जो कुछ भी कहा वो सच कहा है। उनके पास बहुत अच्छी जॉब है जो उन्हें राधा की मौत से कई दिनों पहले मिली थी। हाँ, मैं समझ गया हूँ वरुण की मेरे मन में मोहन दादा के लिए जो धारणा थी वो गलत थी। लेकिन मोहन दादा नहीं है तो कौन है? कौन है वो व्यक्ति जिसके पास अवसर था राधा के टेंट में जा करके उनके श्रृंगार के सामान में वो रसायन मिलाने का? वो राधा के टेंट की तस्वीर है फाइल में? जी। योर ऑनर, ये तो तय है कि राधा जी के श्रृंगार के सामान में वो FNT उसी दिन मिलाया गया था जिस दिन ये दुर्घटना घटी। उस दिन के घटना क्रमांक को एक बार फिर से दोहराते हैं। टेंट में तैयार हो रही राधा जी को यह आभास हुआ कि कोई उन्हें तैयार होता हुआ देख रहा है। टेंट से बाहर निकलते ही उन्हें सामने पड़ा सिकंदर का रुमाल मिला। सिकंदर बेचारा पकड़ा गया, हाथापाई हुई और सिकंदर ने राधा को जान से मार देने की धमकी दी। इसके पश्चात राधा जी मंच पर चली गई अपना प्रदर्शन करने।
जिस समय उनके मुख पर लगे FNT ने आग पकड़ी और इस दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। अब प्रश्न यह उठता है योर ऑनर कि उनके मेकअप के सामान में, उनके श्रृंगार के सामान में वो FNT कब और कैसे पहुंचाया गया? हाँ हाँ पाठक साहब, मैं भी जानना चाहूंगा। केवल आप ही के लिए इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं देसाई साहब। योर ऑनर, राधा जी के श्रृंगार के सामान में FNT तब पहुंचाया गया जब सब राधा जी के टेंट के बाहर थे और बाहर सिकंदर की पिटाई हो रही थी। स्पष्ट है कि अगर बाहर सिकंदर की पिटाई हो रही थी तो सिकंदर टेंट में नहीं जा सकता था। अगर सिकंदर नहीं था और कौन था यार? जिसका यह अर्थ निकलता है कि राधा जी को जब आभास हुआ कि कोई उन्हें तैयार होता हुआ देख रहा है, वो व्यक्ति सिकंदर नहीं था यार, बल्कि हत्यारा था। योर ऑनर, वो कौन हो सकता है जिसके पास सिकंदर के रुमाल जैसी व्यक्तिगत चीज रही हो? और क्या उस रुमाल को वहां डालकर वो सिकंदर को फंसाना चाहता था? एक मिनट पाठक साहब, तो फिर सिकंदर का रुमाल वहां पर कैसे पहुंचा? छोड़ा नहीं देसाई साहब, गिर गया था रुमाल, वहां छूट गया था, हड़बड़ाहट। अच्छा, मतलब हत्यारा सिकंदर से प्यार करता था, जो उसका हाथ रुमाल, जिसे आपने व्यक्तिगत वस्तु कहा था, उसको लेकर हत्या का प्रयास करने आया था, है? क्या बात है देसाई साहब, उचित बात कही है आपने। जी नहीं, हत्यारा सिकंदर से प्यार करता था। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर, प्यार करती थी। योर ऑनर, एक स्मृति चिन्ह के रूप में, एक सुवेनियर के रूप में हत्यारे ने इनका रुमाल, सिकंदर का रुमाल अपने पास रखा था। योर ऑनर, जिस समय राधा जी अपने टेंट से बाहर आई और शोर मचाना शुरू किया, उसी समय हत्यारा राधा जी के टेंट में गया और उनके श्रृंगार के बोतल में FNT मिलाई। ये कुछ चित्र है राधा जी के मृत्यु के बाद लिए गए उनके टेंट के चित्र है योर ऑनर। योर ऑनर, अक्सर कहा जाता है कि हत्यारा कोई न कोई सुराग अवश्य छोड़ जाता है। इन दृश्यों को आप अगर ध्यान से देखें तो देखेंगे कि टेंट के द्वार पर वेलक्रो लगा हुआ है योर ऑनर, और उस वेलक्रो पर एक महिला के बाल लगे हुए। योर ऑनर, इस चित्र को देखने से पता चलता है कि जो बाल वहां वेलक्रो में लगे हुए हैं वो बिल्कुल सीधे बाल हैं। राधा जी के बाल घुंघरेले थे योर ऑनर। उस कंपनी में दो ही महिलाएं थी, राधा जी और गुल। गुल, मैं जानता हूं कि आप बहाने बना सकती हैं कि वो बाल मेरे नहीं हैं, वो बाल कभी और लगे होंगे, लेकिन ऐसा कहने से पहले, बहाने बनाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके बाल टेंट के उस द्वार से निकाल के फोरेंसिक्स की जांच के लिए भेज दिए गए हैं। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ये कहती है कि वो बाल आप ही के। दूसरी बात, वो टेंट नया नया आया था वहां, और जब से वो टेंट वहां लगा था, क्योंकि आपकी राधा जी के साथ बनती नहीं थी, आपको उस टेंट में जाने की अनुमति नहीं थी। जब आप टेंट के अंदर ही नहीं गए तो बाहर निकलते वक्त आपके बाल वहां कैसे लग सकते हैं? कहना चाहती हैं आप कुछ न्यायाधीश महोदय? मैं सिकंदर से प्यार करती हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ देखता ही नहीं था, क्योंकि ये राधा से प्यार करता था। जज साहब, मैं सिकंदर को बचपन से जानती हूँ। मैं इससे शादी करना चाहती थी, घर बसाना चाहती थी, लेकिन राधा ने मेरे सारे सपने तोड़ दिए। उसकी गलती की सजा सिर्फ मौत थी, जो मैंने उसे दे दी।
हाँ, ये हत्या मैंने की है। सिकंदर निर्दोष है। द डिफेंस, रेस्ट योर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत गुल को राधा की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और सिकंदर को बाइज्जत बरी करती है। केस इज क्लोज्ड। भले। हाँ, लेकिन देसाई साहब, एक ये जो अदालत में वो आग का गोला, करतब और रस्सी पे चलना इत्यादि इत्यादि जो करतब दिखाए गए हैं, ये आप घर पर प्रयोग न करिए। नहीं, क्योंकि ये करतब जो है जानकारों द्वारा की गई है बड़ी सावधानी से। आप भी घर पर इन्हें करने का प्रयोग ना करें। कितनी देर से घंटी मार रहा हूं, दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मैं किचन में आइंदा से 1 घंटी, सिर्फ 1 घंटी बजाऊंगा। अगर दरवाजा नहीं खोला तो अभी बैग तो ठीक से पकड़। अरे अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? बैग रखो, जैकेट पानी क्या मिल रही है? तब दिमाग खराब करके रखती, काम की ना काज की। शालिनी, शालिनी, अरे ठीक से घर नहीं संभाल सकते क्या आप? अरे यार, कितना टाइम हो गया, मुझे लगता है आज तो आधा मैच निकल गया होगा। देखिए भाई, कितने रन बनाए। सुकून से मैच देखेंगे अभी। हाँ, मारो 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 मारो। ये चौका, शाबाश शाबाश शाबाश। एक और चौका, मारो मारो मेरे शेरों, शाबाश। आउट। मूड खराब कर दिया ना पूरा। थोड़ी देर सुकून से बैठ के मैच नहीं देख सकता? तुम आई और तुम्हारी मनोजत लगी, बेचारा सेंचुरी पे था, 1 रन से आउट हो गया। किसी का भला होता नहीं देख सकते तुम? मैंने सोचा खाना तैयार था तो परोस देती, फिर बर्तन साफ कर देती। आराम करना है? दिन भर क्या करती हो तुम? दिन भर आराम कर करके तुम्हारा जी नहीं भरता? एक दिन आदमी घर पे जल्दी आ गया, थोड़ी देर सुकून से टीवी देख लिया तो तुम्हारे कलेजे में जन्म बच गई। अरे तुम तो बैठी रहती हो यहाँ पर आराम से घर में। अरे तुमको क्या पता आदमी कितना काम करता है बाहर गधे कितना, तब जाके 4 पैसे आते हैं। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? बताओ ना, क्या बना है खाने में? आलू की सब्जी। आलू की? रोना रोना रोना, बस रोना। लगता है आज भी बाहर ही खाना पड़ेगा होटल में जाके। किसी मनोज बीवी मिली, मेरी तो किस्मत फूट गई। अरे नहीं आओ। आई। कब से चेता रहा हूं मैं? पहले हो गया तुम। और ये शर्ट इस्त्री क्यों नहीं है? मैं भूल गई थी, मैं अभी कर देती। भूल गई थी? क्या करना नहीं चाहती? क्या करती हो तुम दिन भर? अपने कौन से यार के सपने देखती हो तुम? तो किस्मत फूट गई जो मैंने तुमसे शादी कर ली। घुस गई थी। क्या तू मुझे धमकी दे रहा है? मुझे? अबे तू मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और सुन, होगा वही जो मैं चाहूंगा और तू वही करेगा जो मैं कहूंगा तुझे करने के लिए। तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। मैंने मुट्ठी कस दी ना तो जान से जाएगा। बोलना नहीं इस बात को, समझा क्या? चला फोन रख। जी सर। आइस क्यों नहीं इसमें आइस क्यों नहीं है? सर अभी लाया सर। अरे झक मारने के लिए खुला है, जब सर्विस नहीं दे सकते। ये लीजिए। सॉरी सर, आपने दूसरा बना।
सब बहुत भूख लगी है सब, कुछ पैसा दे दो साहब। अरे भिखारी, तुझे इस पार्किंग लॉट में आने किसने दिया? अबे हट, तो मार खाएगा, हट। भिखारी कहां से चले आते हैं? सब आ गया, कुछ तो दे दो साहब। जा तू यहाँ से। सब कुछ तो दे दो। भिखारी कहीं का। सर। अरे आइए आइए वरुण सर, 12 बजे ऑफिस आ रहे हैं? क्या बात है, आपके चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? सर मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ, मेरे स्कूल के मास्टर जी आए। आई सर। नमस्कार नमस्कार। सर भागीरथ देसाई सर, केडी सर। आइए बिराजिए ना। बड़ा भाग्यशाली है वरुण कि इनके मास्टर जी अभी भी इनके साथ हैं। बरसों से मैं अपने मास्टर जी को खोजने का प्रयास कर रहा हूँ, पर दुर्भाग्यवश मिले नहीं। चाहे नहीं बेटा, रहने दो, मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ। जी कहिए ना, क्या कर सकता हूँ? एक्चुअली मास्टर जी गुजरात के जामरावल गांव से आए। इनकी बेटी शालिनी जी पर उनके पति हेमंत त्रिवेदी के खून का इल्जाम लगाया गया है। आपकी सुपुत्री का ससुराल वही है गुजरात में? लगन के बाद मेरी बेटी जमाई जी के साथ रहने के लिए मुंबई में ही आ गई थी, लेकिन मेरी बेटी अपने पति का खून नहीं कर सकती। मास्टर जी कई बार ऐसा हुआ है कि घरेलू झगड़ों में क्रोध के कारण या अकस्मात ऐसी घटना घट जाती है। आपको पूरा विश्वास है कि मैंने अपनी बेटी को जो संस्कार दिए उन पर मुझे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी में बहुत सहनशक्ति, वो ऐसा कदम कभी नहीं उठा सकती, कभी भी नहीं। बचा लीजिए शालिनी को। आप धीरज रखिए मास्टर जी, आपके संस्कारों का आदर करता हूं मैं मिलने चला जाता हूं आपकी सुपुत्री से, और अगर उनके दोषी होने में जरा सी भी शंका है तो मैं अदालत में उन्हें निर्दोष साबित कर दूंगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। उनके पति हेमंत जी की करतूत है, रोज मारना गाली देना उनका स्वभाव था। दाते तो शालिनी जी के धैर्य की। शालिनी दीदी, ये मिस्टर केडी पाठक है, शहर के बहुत बड़े वकील हैं, यही आपका केस लड़ेंगे। मुझे केस के बारे में कोई बात नहीं करनी है। केस के बारे में नहीं है, मैं आपसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, ना ही मुझे आपको कुछ बताना है। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए, फांसी होती है तो हो जाए। सॉरी सर, इसलिए कह रहा था कि इनसे मिलने का कोई फायदा नहीं होगा। जब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया तब ये चुप थी, खून का इल्जाम लगा तब भी। लेकिन सर मुझे पूरा यकीन है ये निर्दोष है। इस यकीन को प्रमाणित कर पाएगा वरुण? यकीन शब्द का प्रयोग सोच समझ कर करना चाहिए। मुझे लगता है इनकी चुप्पी के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य है। योर ऑनर, वैसे देखा जाए तो ये केस ऊपर से बहुत ही सिंपल है। हेमंत त्रिवेदी जो मार्बल और टाइल वगैरह के डीलर थे, वो 23 मार्च की रात को हैप्पी डाइनिंग हॉल के पार्किंग लॉट से अपनी गाड़ी में बैठे और वहां से निकले। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ।
गाड़ी भी जल गई और उनके साथ हेमांग, वहीं पर उनकी मौत हो गई। आसपास खड़े लोगों का कहना यह है कि उन्होंने अपनी कार का संतुलन खो दिया और उनका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन बात कुछ और है योर ऑनर। एक्सीडेंट की वजह भी कुछ और है। हाँ, उस बात पर मैं बाद में रोशनी डालूंगा, लेकिन उससे पहले हेमांग का बैकग्राउंड जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और इसके लिए मैं हेमांग की बहन कृपा परमार को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। जय श्री कृष्ण बे। जय श्री कृष्ण। हेमांग के बारे में कुछ बताएंगी आप? बहुत अच्छे थे, बहुत ख्याल रखते थे वो मेरा। मैंने तो सुना है कि वो बहुत गुस्सा वाले थे, बहुत गाली गलौज करते थे वगैरह वगैरह। झूठू बोलो छे, झूठ बोल रही है ये। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरी और अवनीश की शादी करवाई। मेरे माता पिता इस शादी के खिलाफ थे, पर भैया ने मुझे और अविनेश को अपने घर रखा। अगर वो ना होते तो मेरी और अविनेश की आज तक शादी ना होती। तो शालिनी जी के साथ उनको प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम भैया को नहीं, इसे थी। मैंने कई बार इससे पूछने की कोशिश की, पर मुझे कभी कुछ नहीं बताया। आप ही पूछ लीजिए, चाहे बता दे आपको। लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि गलती इसी की थी। एक मिनट, इतने यकीन के साथ आप कैसे कह सकती? देखिए, भैया रोज शॉप पे चले जाते थे, और ये मैडम, इसके तो पैर घर में टिकते ही नहीं थे। कभी शॉपिंग, कभी डॉक्टर, तो कभी कुछ और। किसी ना किसी बहाने ये घर के बाहर ही रहती थी। मुझे तो लगता है कि इसका जरूर किसी ना किसी के साथ चक्कर होगा। बात करो सो तुम्हें क्या बोल रही हैं आप? भैया ने मरने के 2 दिन पहले नई गाड़ी खरीदी थी। हम दोनों भाई बहन बहुत खुश थे, पर इसे तो हमारी खुशी में शामिल होना ही नहीं था। आई आधे घंटे बाद हाथ में सब्जी का थैला लिए हुए। भैया, आज मुझे ना आप पे बहुत गर्व है। आपने ये नई कार लेके ना अपना सपना पूरा कर दिया। बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। आप देखना, चुन चुन के चीजें लेके आई हूँ, सजाऊंगी इनको। दूर खड़ी रही मुंह फुलाए हुए। सब भी तो सिर्फ एक बहाना था। गई होगी अपने बॉयफ्रेंड के साथ जलसा करने के लिए। अरे रे रे, हे भगवान, आऊ करूँ हमने? हाँ? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि आपको यकीन है कि आपके भाई का खून इसी ने किया होगा? हाँ, तो इसी ने ही किया है। पूरे विश्वास के साथ मुझे पता है, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। और उनके पास योर ऑनर वजह भी थी, क्योंकि शालिनी जी के अफेयर के बारे में उसके हस्बैंड को पता चल गया था। सो वो उन पर गुस्सा करते थे, उन्हें मारते थे, और शालिनी जी को गुस्सा आ गया और शालिनी जी ने इस इनहेलर में मिथॉक्सिन नाम का जहर मिलाकर उनकी हत्या कर दी। मिलॉर्ड, ये इनहेलर पुलिस को मौका वारदात से मिला, और फोरेंसिक रिपोर्ट जो कोर्ट में पेश की गई है उसमें साफ साफ लिखा है कि उनकी मौत मिथॉक्सिन नाम के जहर से हुई है, जो इस स्ट्रिप में था, और ये स्ट्रिप इस इनहेलर में डालने का काम शालिनी जी करती थी। हाँ या ना? और मिलॉर्ड, शालिनी जी इस जहर के बारे में अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि इन्होंने अहमदाबाद की SK मांगरोलिया मेडिकल कॉलेज ऑफ साइंस से B फार्मा की डिग्री ली है। सही है ये? तो इनको ये जहर के बारे में अच्छी तरह पता था। मिस्टर पाठक, आप गवाह से कुछ पूछना चाहते हो? जी नहीं योर ऑनर, इस समय इनसे कुछ नहीं पूछना चाहता, किंतु अभियोग पक्ष महोदय से एक प्रश्न करना चाहूंगा। कौन सी डिग्री हासिल की है आपने? पाठक साहब की भी बात करो जो। अरे वकील हूं तो फिर वकील की डिग्री तो हासिल की होगी ना। वकालत की, ऑफ कोर्स। तो मान लीजिए कि आपके पड़ोसी के साथ आपकी अनबन हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और उसी रात आपके पड़ोसी की हत्या हो जाती है चाकू घोंपकर। चाकू पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं मिलते, तो क्या ये मान लेना उचित होगा कि आपने अपनी वकालत की डिग्री का दुरुपयोग करके अपने पड़ोसी की हत्या की? योर ऑनर, कहने का तात्पर्य ये है कि जो दलील देसाई साहब ने प्रस्तुत की है अदालत में, वो बहुत ही झिरझिरा है, और उससे ये प्रमाणित नहीं होता कि यह हत्या मेरे मुवक्किल ने की है। अरे पर मिलॉर्ड, मिथॉक्सिन जहर का इस स्ट्रिप में होना ये काफी नहीं है? नहीं है, काफी नहीं है मिस्टर पाठक। ये मिथॉक्सिन इतना जहरीला पदार्थ है कि 0.5 मिलीग्राम एक आदमी को मारने के लिए काफी है। नहीं, सत्य है, आपकी बात सत्य है।
ये बात भी सत्य है कि मेरे मुवक्किल ने अपने पति को वो जहर नहीं खिलाया। योर ऑनर, थोड़ा सा पेचीदा है। माइथॉक्सिन एक ऐसा विष है जिसका सेवन करने से एक अलग प्रकार का रसायन फेफड़ों में पैदा हो जाता है, बच जाता है वहाँ। वही रसायन जो फोरेंसिक्स को मिला हेमांग जी के शरीर में, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन से की गई। किंतु हमें ये नहीं भूलना चाहिए योर ऑनर कि वही रसायन अन्य विष का सेवन करने से भी पैदा होता है फेफड़ों में। तो ये पूरी तरह से संभव है कि उनकी हत्या माइथॉक्सिन के कारण ना हुई हो, किसी और विष के कारण हुई। मिस्टर पाठक, ये मत भूलिए कि आपके मुवक्किल ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। गुनाह नहीं कबूल किया है। कहाँ कबूल किया? इन्होंने केवल मौन व्रत धारण किया है मिस्टर देसाई। हाँ, क्योंकि वो जानती है कि खून उन्होंने ही किया है। अच्छा, धर्म धुरंधर परम पूज्य मिस्टर देसाई, जय हो आपकी। ये मतलब आपने मेरे मुवक्किल की मन की बात पढ़ ली यूं ही? एक मिनट मिस्टर पाठक, आपको कैसे पता चला कि उसकी मृत्यु 1 घंटे बाद नहीं लेकिन 30 सेकंड में हुई है? अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योर ऑनर, देसाई साहब के प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं सर्वप्रथम भिखारी बिरजू को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है? जी साहब, उस दिन अपन पार्किंग लॉट में भीख मांगने को गया था और उधर जो आदमी मरा ना साहब, उससे भी अपन भीख मांगा था। तो आपने पार्किंग लॉट में इन व्यक्ति से, इनसे आपने भिक्षा मांगी और उसी समय आपने फिर उन्हें वो दवा लेते हुए देखी, फुसफुस वाली दवा, और वो गाड़ी लेके निकले। गाड़ी लेके निकलने के बाद कितने समय के पश्चात, कितने समय बाद वो दुर्घटना घटी उनके साथ? ऐसा कुछ तुरंत हुआ साहब। तुरंत मतलब गाड़ी लेके निकले और आपने वो धमाके की आवाज सुनी? हाँ। 30 सेकंड के आसपास होगा। हाँ। 1 मिनट मिस्टर पाठक, तो फिर मुझे ये बताइए कि ये माइथॉक्सिन ये स्ट्रिप में आया कैसे? मिस्टर देसाई, अभी हेमांग जी की हत्या माइथॉक्सिन के कारण हुई या कुछ और? माइथॉक्सिन स्ट्रिप में मेरी मुवक्किल ने रखा या किसी और ने? यही तो प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। हो सकता है इस केस में जो दिख रहा है वो ना हो और जो नहीं दिख रहा है वही हो। इसी कुछ समझे आप? हाँ, नहीं मतलब समझे या नहीं समझे? नहीं, वैसे आपकी बातों से 2 बात समझ में आ गई मुझे। अच्छा, 2 बातें? हाँ, 2 बातें। एक पहली ये कि मिस्टर हेमांग की मृत्यु शायद इस माइथॉक्सिन की वजह से नहीं हुई है, और दूसरी बात ये कि कोई और भी है जो उसे मारना चाहता था। क्या बात है मिस्टर देसाई, क्या बात है। योर ऑनर, मैं समर्थन देता हूँ मिस्टर देसाई की दलील को। समर्थन देते हुए मैं माधव जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। हेमांग जी प्राय आते थे आपके रेस्टोरेंट? जी साहब, पिछले 1 साल से तो आते थे, हफ्ते में 1-2 बार। अच्छा, और जब आते थे तब उनका कोई निश्चित मनपसंद स्थान था बैठने का या जहां स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाते थे? नहीं साहब, उनका एक फिक्स टेबल हुआ करता था, मैं ही चुने दारू सर्व किया करता था। दुर्घटना वाली थी जब वो आपके रेस्टोरेंट में आए और बैठे और आप उन्हें मदिरा परोस रहे थे। आपने उन्हें अपने दूरभाष यंत्र पर, अपने फोन पर किसी से वार्तालाप करते हुए सुना था। बड़े क्रोध में, गुस्से में थे वो, किसी से बात कर रहे थे। नहीं देखिए, केवल आपने नहीं, आपके अतिरिक्त कई लोगों ने वहां उन्हें देखा था क्रोध में बात करते हुए किसी के साथ। तो बेझिझक बताइए अदालत को, कैसा हुआ था या नहीं? हेमांग साहब किसी से फोन पर झगड़ा कर रहे थे। अच्छा। गुस्से में गाली भी दे रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने मारने की भी धमकी दी थी। तो जान से मार देने की धमकी भी दी थी? किसे धमकी दे रहे थे वो जान से मार देने की? आप उनको कैसे पता चलेगा साहब? अभी देखिए, मुझे पता चल चुका है। वो भी जरा सी सहायता मिली आप ही के दूरभाष यंत्र की सूची से, आपके मोबाइल फोन रिकॉर्ड से। ये देखिए, आप ही का नंबर है ना ये? आश्चर्यजनक बात है माधव जी कि एक वेटर और ग्राहक के अतिरिक्त और भी संबंध था आपका हेमांग जी के साथ। योर ऑनर, हेमांग जी और माधव जी
एक ही नंबर पे एक ही व्यक्ति के साथ वार्तालाप करते थे। सोचने वाली बात यह है कि 1 वर्ष पूर्व से हेमांग जी इस नंबर पे वार्तालाप करते थे और कुछ 15 दिन पहले से ही माधव जी उस नंबर पे वार्तालाप करने लगे। जिस व्यक्ति का ये नंबर है योर ऑनर मिस्टर रंजन प्रसाद जी, वो इस समय यहाँ उपस्थित है। मैं अनुरोध करूंगा अदालत से कि उन्हें अदालत के अंदर बुलाया जाए। इजाजत है। रंजन जी कृपया अदालत को बताएं कि अपने व्यवसाय के बारे में क्या करते हैं आप? जी, मैं एक बिल्डर हूँ, टार्स और ऑफिसेस बनाता हूँ। सुना है कि आप सरकार से सरकारी भवन बनाने का ठेका लेते हैं, क्या सही सुना है? जी। स्वर्गवासी हेमांग जी के साथ फोन पर वार्तालाप तो होती ही थी आपकी, उसके अतिरिक्त भी प्रत्यक्ष भी मिलना चलता था आपका। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मैं एक बिल्डर, वो टाइल्स और मार्बल का डीलर, बिजनेस रिलेशन थे हमारे। तो बस ये कि जो व्यवसायिक संबंध आप कह रहे हैं केवल व्यवसायिक संबंध थे, मेरे पास कुछ और ही सूचना है। ये में 15 लाख रुपए आपने दिए थे हेमांग जी को। कैसा बेहुदा सवाल है। मैं अगर उससे माल खरीदता हूँ तो उसका पैसा तो चुकाना ही पड़ेगा ना। मुफ्त में कोई माल नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल, there's nothing like a free lunch। लेकिन ये देखिए, माल तो केवल 5 लाख रुपए का रिसीव किया था आपने, उसके लिए 15 लाख रुपए आपने दिए। कहीं आपके आदमियों से भूल तो नहीं होगी माल गिनने में? ऑब्जेक्शन योर ऑनर। कोई कितने का माल कितने में बेचता है वो पर्सनल इशू है। ये मिस्टर हेमांग और रंजन जी की आपस की साठगांठ है। योर ऑनर, रंजन जी और हेमांग जी के बीच की साठगांठ में अदालत को विस्तार में समझाता। वास्तविकता में हेमांग जी मार्बल और टाइल के व्यापारी थे ही नहीं, वो रंजन जी के मोहरे थे। जो माल हेमांग जी इन्हें कौड़ियों के दाम सस्ते में दिलाते थे, वही माल, उसी माल का कई गुना मूल्य बढ़ाकर रंजन जी सरकार को बेचते थे और जो मुनाफा होता था ये दोनों आपस में बांट लेते थे। ये कई वर्षों तक बिना किसी विक्षेप के ये कार्य चलता रहा। फिर अचानक कुछ महीनों पहले दोनों के बीच मनमुटाव हुआ, बात मारने मरने तक पहुंच गई। क्यों रंजन जी, मैं सही कह रहा हूं या मैं सही कह रहा हूं? जी, ऐसी कोई बात नहीं थी। अब धंधे में ऐसे छोटे मोटे मनमुटाव तो होते ही रहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हेमांग को मैंने मारा है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि जान की धमकी दे दे किसी को। नहीं छोड़िए ना, छोड़ी बात। ये बताइए, ये जो माधव है, हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट का जो वेटर है, उनके साथ बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई आपकी? मतलब वार्तालाप होती रहती थी आप दोनों के बीच, क्या कारण था? किस बारे में वार्तालाप होती थी? अब वो मैं एक बार हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में गया था, तो वेटर माधव मेरे पास आया और कहने लगा कि वो वेटर की नौकरी छोड़ना चाहता है। कोई अच्छी नौकरी तो मैं उससे बताऊं, इसलिए मैंने मेरा फोन नंबर उसे दिया। आपने केवल उसे नौकरी नहीं दिलाई, आपने उसे ये एक मिनट में देख लूं जरा, 5 लाख रुपए भी दिया आपने। 5 लाख रुपए, क्या बात है। मतलब इतना उपकार आपका एक वेटर पे, आपने न केवल उसे नौकरी ढूंढ के दी, आपने 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में ट्रांसफर भी किए। क्यों? तो क्या ये मित्रता थी, आपकी दया भावना थी, या आप किसी विशेष कार्य के लिए उसे ये रुपए दे रहे थे, सुपारी के तौर पर किसी की हत्या करने के लिए? बोलिए ना। जी हाँ, मैंने वेटर माधव को सुपारी दी थी हेमांग को मारने के लिए। हेमांग ने मेरा जीना हराम कर दिया था। सरकार को हम उल्लू बनाने के बाद जो प्रॉफिट होता था उसमें 50-50 बांट लेते थे, लेकिन उसने मेरे से 80% मांगे। हेमांग, ये मत भूलो कि ये काम मैं और तुम साथ में कर रहे हैं, इसलिए इन पैसों पे मेरा भी बराबर का हक बनता है।
हक। रंजन प्रसाद, तो कहां जाके हक जिताओगे? पुलिस स्टेशन में या जेल में बैठकर? नहीं नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। तुम कहो तो मीडिया को बता देते कि रंजन प्रसाद जी कितने का पैसा लेते हैं और कितने का मटेरियल डालते हैं। ये तो मेरी कंपनी के नाम से जाता था ना, बदनामी मेरी होती। मजबूरन मुझे उसे 80% देने पड़े और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। रास्ता मिलता ही आपने उसे रास्ते से हटा दिया। बोलिए ना, आप तो सत्य बोलिए। जी हाँ, मैं जानता था कि हेमांग अक्सर हैप्पी डाइन रेस्टोरेंट में जाता था और ये माधव वेटर ही उसे ड्रिंक सर्व करता था। इसलिए माधव को पैसे देकर मैंने उसके ड्रिंक्स में जहर डालने के लिए मना लिया। मैंने हेमांग साहब को नहीं मारा सर, वो तो 5 लाख की लालच में मैंने रंजन साहब से झूठ बोला था। साहब ये सच है कि मैंने हेमांग साहब के ग्लास में जहर मिलाया था, लेकिन उस ग्लास में से दारू पीने से पहले उन्होंने गुस्से में आकर वो ग्लास तोड़ दिया था साहब। बेटा। जी सर। इसमें आइस क्यों नहीं है? अब सर अभी ला ये लीजिए सर। सॉरी सर, आपने दूसरा बना। माँ कसम मैं सच कह रहा हूँ, वहां पे जितने भी लोग थे आप उनसे पूछ सकते हैं। अब मेरे मैनेजर साहब जिन्होंने मुझे डांटा था, आप उनसे भी पूछ लीजिए, मैं बेगुनाह हूं साहब। मिलॉर्ड, माधव ने तो अपनी बेगुनाही साबित कर ली, लेकिन बचाव पक्ष अभी तक अपनी मुवक्किल को बेगुनाह साबित नहीं कर पाया। योर ऑनर, अभियोग पक्ष भी अभी तक ये प्रमाणित नहीं कर पाई है कि मेरी मुवक्किल दोषी है। सिर्फ डिफेंस ही नहीं, प्रोसिक्यूशन भी कोई ठोस सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाई जिससे यह अदालत किसी नतीजे पर पहुंचे। यह अदालत दोनों पक्ष को पुख्ता सबूत और गवाह पेश करने की हिदायत देती है। तब तक के लिए यह अदालत स्थगित की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। बोले शालिनी जी के मन में कोई ऐसी बात तभी है जो मैं पढ़ नहीं पा रहा। बस अब अगर शालिनी दीदी बोलेंगी नहीं तो अपन उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? तुझे शालिनी के घर जाना होगा। शालिनी दीदी के घर? पर वो क्यों? क्योंकि वो हेमांग का भी घर था। लेकिन हाँ सर, लेकिन मुझे वहां ढूंढना क्या होगा? सर मुझे सवाल ही नहीं पता और आप मुझे जवाब ढूंढ कर लाने को कह रहे हैं। कभी कभी उल्टा भी सोचना चाहिए। तू वहां से मुझे उत्तर ला कर दे, मैं उन उत्तरों को उनके तद अनुप्रिय सवालों के साथ जोड़ूंगा, प्रश्नों के साथ जोड़ूंगा। समझिए? हाय सर। क्या ले आए? सर कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए सब कुछ ले आया। हत्या किसने की, कैसे की गई और क्यों की गई? अगर इन वस्तुओं में से एक भी प्रश्न का उत्तर मिल गया तो इस केस की अगली कड़ी तक पहुंच जाएंगे। सर ये देखिए, हेमांग जी और उनकी नई गाड़ी। वैसे पति की नई गाड़ी खरीदने पर शालिनी जी के मुख पर इतनी प्रसन्नता नहीं दिख रही। इतना मार खाने के बाद कोई कैसे खुश रह सकता है सर? बेचारी शालिनी दीदी। ये क्या है? कृपा गाड़ी में एयर फ्रेशनर लगा रही है, इनके मुख पे अधिक प्रसन्नता दिख रही है। जितनी भोली तेरी शालिनी दीदी लगती है वरुण, उतनी है नहीं। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, जो एक अपराधी को बचाने का प्रयास कर रहा था। आप समझ गई होंगी मैं क्या कहना चाहता हूं।
दवा का ये पैकेट आप ही के घर से मिला। टिक्सोटिकिन, जो रोगियों को हाई ब्लड प्रेशर अर्थात खून का दबाव अधिक होने के लिए दिया जाता है। बाकी रोगियों की तरह आपके पति हेमांग भी आधी दवाई खाते थे रोजाना, आधी अभी भी इस पत्ते में रखी हुई है। जांच करने पर पता चला कि यह दवा टिक्सोटिकिन नहीं, रैपिड्रिन है। रैपिड्रिन वो दवा जो रोगियों को दिया जाता है जिनके शरीर में लहू का प्रभाव धीमा होता है, लो ब्लड प्रेशर। आप जानती थी कि अगर हेमांग जी ये दवा खाएंगे तो उनका ब्लड प्रेशर और भी बढ़ जाएगा और ये उनके लिए घातक साबित हो सकता है, मौत हो सकती है उनकी। ऐसा ही हुआ। आपकी सहन शक्ति चरम सीमा तक पहुंच गई थी, इसीलिए आपने अपने पति को मारने की ये योजना बनाई। आप अपराधी हैं शालिनी जी, और आपको अपने अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। चल वरुण। मैं अपराधी नहीं हूं और ना ही मुझे मौत का डर है। शादी के बाद 1 साल से मैंने हर पल मर मर कर जिया है। जिस रात हेमांग की मौत हुई उस दोपहर भी उसने मुझे बहुत मारा, बहुत पीटा, बहुत गालियां दी मुझे और मेरे बापू को, मेरी मरी हुई माँ को। उनका क्या कसूर था? सही कह रहे हैं आप, बात सच में सहन शक्ति से बाहर पहुंच गई थी। और मुझे मुक्ति चाहिए थी। तलाक लेती तो गांव में बापू की बदनामी होती, तो ये रास्ता बचा था मेरे पास। अब तुम फिर कभी मुझे जानवरों की तरह नहीं मारोगे। ये गोली तुम्हारे अंदर के राक्षस का इलाज करेगी। 1 साल सा है तुम्हें, 1 रात और सही। क्या फायदा ऐसी पत्नी का जब घर में खाना भी ना मिले। अरे अब मेरा इनहेलर कहाँ रह गया? अरे पनवती, मेरा इनहेलर लेके आओ। पता चला इसके चक्कर में होटल भी बंद हो गई, खाने को ना मिला कुछ। जल्दी आओ ना। अब दवाई है ना इसमें? मनहूस करेंगे। एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंची। इससे पहले कुछ समझ पाती पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया था और मैंने अपने आप को अपने नसीब के हवाले कर दी। आप झूठ बोल रही हैं। आपने पूरी गोली बदल दी थी। घर से निकलने से पहले हेमांग जी ने आधी गोली खाई और आधी गोली पैकेट में रख दी। मैंने आधी गोली ही रखी थी। सच बोल रही हैं ये वरुण। अगर पूरी गोली रखनी होती तो पत्ते के पीछे का फॉइल तोड़ना होता, लेकिन ये टूटा हुआ नहीं है, आधी गोली रखी थी इन्होंने। मैं मानती हूँ मैंने हेमांग को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी मौत मेरे प्लान से नहीं हुई है। वो गोली अभी भी इस पैकेट में मौजूद है। हत्या की योजना बनाना दंडनीय है और हत्या के बारे में सोचना पाप है। इसीलिए तो मैं अब तक चुप थी। हाँ, पहले से ही लग रहा था कि आपकी इस चुप्पी के पीछे कोई कारण अवश्य है। सही था मैं। योर ऑनर, इस सुनवाई के प्रारंभ में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी मुवक्किल शालिनी जी ने अपने पति को मारने का षड्यंत्र रचा था। देखा योर ऑनर? हाँ, मैं तो कीधु तो हरी ज्ञान है केडी बापू। ऐसा मैंने केवल इतना कहा है कि शालिनी जी ने अपने पति को मारने की योजना बनाई थी। ये नहीं कहा कि इन्होंने अपने पति की हत्या की है। केडी साहब, जब योजना बनाई तभी तो खून हुआ ना? जी नहीं, अंतर है। हत्या किसी और ने की है। मिस्टर पाठक, साफ साफ कहिए। योर ऑनर, शालिनी जी के पति इन पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार कर रहे थे। जब इनकी सहन शक्ति टूटी तो इन्होंने अपने पति को मारने की योजना बनाई। जो दवा की गोली प्रतिदिन हेमांग जी खाते थे अपने रक्त के बहाव को धीमा करने के लिए, उसके स्थान पर अलग गोली रखकर ये उन्हें मारना चाहते थे।
लेकिन वास्तविकता ये है योर ऑनर कि उस गोली के कारण उनके पति की मृत्यु नहीं हुई। पापी हत्यारन, तू मेरे भाई को मारना चाहती थी, तुझे तो जलती आग में धकेल देना चाहिए। ऑर्डर ऑर्डर, बैठ जाइए आप। योर ऑनर, शालिनी जी निर्दोष हैं ये साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए मेरे पास साक्षी भी हैं और साक्ष्य भी। मिस्टर पाठक, आप जानते हो खूनी कौन है? जी योर ऑनर, मैं भी जानता हूं और शालिनी जी भी जानती हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर शालिनी जी को पता है कि खूनी कौन है तो फिर वो चुप क्यों रही? और चुप रही योर ऑनर तो उसमें उनका फायदा क्या? योर ऑनर, जिस दुकान से शालिनी जी अपने पति के लिए दवा मंगवाती थी, उस दुकान के डिलीवरी बॉय राजू को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। राजू भाई, जिस दुकान से शालिनी जी दवा मंगवाती थी, आप उसी दुकान में काम करते हैं? जी सर। तो जब जब शालिनी जी दवा मंगवाती थी, आप ही दवा पहुंचाने जाते थे इनके घर? जी शायद सर, एक्चुअली बहुत जगह मैं डिलीवरी देने जाता हूँ तो ठीक से मुझे याद नहीं। ये याद है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन जब वो इनहेलर की पट्टी मंगवाई थी शालिनी जी ने, आप गए थे या नहीं, याद होगा आपको? सर मैंने अभी आपसे कहा मुझे ठीक से कुछ याद नहीं है। ये तो अवश्य याद होगा कि आप किस प्रांत के वतनी हैं? गुजरात। गुजरात में कहां? जामरावल गांव। जामरावल गांव, अरे अद्भुत बात है, शालिनी जी भी वहीं की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन से महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की आपने? सर एसके मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। एसके मंगरोलिया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, जहां से शालिनी जी ने भी शिक्षा प्राप्त की। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दोनों एक ही वर्ग में थे? कहीं ऐसा तो नहीं राजू भाई कि आपने 2 साल पश्चात ही पढ़ाई छोड़ दी हो और उसी महाविद्यालय से शालिनी जी ने अपनी डिग्री प्राप्त की हो? क्या सत्य है? आप कहना क्या चाहते हो मिस्टर पाठक? अदालत को ये बताना चाहता हूँ योर ऑनर कि राजू जी और शालिनी जी एक ही प्रांत के हैं, दोनों एक ही विद्यालय में एक साथ पढ़ते थे, एक ही वर्ग में। दोनों के बीच में प्रेम प्रकरण चल रहा था, किंतु शालिनी जी के परिवार को यह संबंध स्वीकार नहीं था। और यही कारण था योर ऑनर के शालिनी जी ने राजू के साथ अपना संबंध तोड़ा, हेमंत त्रिवेदी के साथ प्यार रचाया और यहाँ मुंबई चली आई रहे। राजू भाई, राजू जी आप कब आए? सर लगभग 3 महीने पहले। 3 महीने पहले? मतलब मुंबई आते ही आपने उसी क्षेत्र में नौकरी ढूंढ ली, काम ढूंढ लिया जहां शालिनी जी रह रही? जी सर। अरे कैसी औरत है तू? अपने यार के साथ मिलकर तूने मेरे महला को मार डाला। छी! ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। नहीं जज साहब, मैंने हेमांग को नहीं मारा और ना ही मेरा राजू के साथ कोई रिश्ता है। जब राजू पहली बार मेरे घर आया था तब भी मैंने उसे यही कहा था कि अब उसका और मेरा कोई रिश्ता नहीं और वो यहाँ से चला जाए। सही कह रही हैं शालिनी जी सर। इन्होंने आपको कहा कि आप इनसे दूर रहें, पर आप माने नहीं बात को। जिस दिन शालिनी जी ने आपकी दवा की दुकान से वो पट्टी मंगवाई थी, आपने ऐसी पट्टी बनवाई जिसमें मिथॉक्सिन जहर मिला हुआ था और वही पट्टी आपने जाके इन्हें दी ताकि इनकी पति की मृत्यु हो जाए। सर शालिनी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे हेमांग पर गुस्सा आ रहा था सर। शालिनी की हालत मुझसे देखी नहीं गई, मुझे हेमांग पर गुस्सा आ रहा था सर। शालू ये तुम्हारी दवाइयां। शालू ये सब क्या है? तुम्हारा पति आदमी है जानवर है? राजू जाओ यहाँ से। अरे मार डालेगा तुम्हें एक देने से। तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो ना। देखो मेरी बात सुनो, मैं प्यार करता हूँ तुमसे, तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना? राजू तुम जाओ यहाँ से।
मेरे सवाल का जवाब नहीं, तुम समझो प्लीज। शादीशुदा हूं मैं, अब भूल जाओ मुझे, जो दोबारा यहाँ पर मत आना, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। शालू एक बार मेरी बात सुनो, सुनो ना। सर मैं शालू से प्यार करता हूँ, बस इसीलिए उसे बचाना चाहता था सर। लेकिन आपने तो फंसा दिया शालिनी जी को। मतलब आप हत्या करने के बाद पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर सकते थे, लेकिन ये जानते हुए कि शालिनी जी पर हत्या का आरोप लगा है, आपने ऐसा नहीं किया। यही है प्रेम, प्यार आपका। लेकिन शालिनी को जब यह पता था तो ये चुप क्यों नहीं? क्या बताती मैं जज साहब, यही कि मेरा पुराना प्यार मेरे पति का हत्यारा है। आप सोचिए ये बात अगर मेरे गांव पहुंचती तो मेरे बापू का क्या होता? गांव वाले तो उन्हें ताने मार मार कर मार ही देते ना। मर जाते मेरे बापू। मर जाते वो। सर मुझसे गलती हुई है, मैं मानता हूं। योर ऑनर, राजू अदालत में अपनी भूल मान चुका है और मैं राजू की बात से सहमत हूं कि यह हत्या उसने नहीं की, क्योंकि हेमांग जी की मृत्यु मिथॉक्सिन विष के कारण नहीं हुई है। ये शुवलिया तो फिर किसकी वजह से हुई है? किसने मारा है उन्हें? मिलोड, ये एक मर्डर का केस है और मिस्टर केडी अपनी मुवक्किल को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। आपके पास शालिनी के खिलाफ कोई सबूत या गवाह है? अदालत की पिछली सुनवाई के बाद हमने कार की फॉरेंसिक जांच करवाई, जो कि पहले नहीं करवाई गई। जांच के दौरान कार में एक अलग किस्म का जहर पाया गया। ये रही इसकी रिपोर्ट। जैसा कि मैंने पिछली सुनवाई में स्पष्ट किया था योर ऑनर, कि हेमांग त्रिवेदी जी की मृत्यु मिथॉक्सिन जहर के कारण नहीं योर ऑनर, बेस्टोसाइड नामक जहर के कारण हुई है। वो जहर जो केवल 30 सेकंड में अपना काम कर जाती है। यह अदालत लंच ब्रेक के बाद कार्यरत होगी। जब लग रहा था कि केस अब सॉल्व हो जाएगा, तभी केस ने नया आरोप ले लिया। 30 सेकंड में मौत हो जाए, ऐसा बेस्टोसाइड जहर हेमांग जी के शरीर में पहुंचा कैसे? 30 सेकंड उल्टी दिशा में सोचते हैं। ये बता कि मृत्यु से 30 सेकंड पहले हेमांग जी क्या कर रहे थे, कहां थे? अपनी कार में नहीं, शायद कार पार्किंग लॉस में थे। गाड़ी स्टार्ट की, निकल गए, तो और भी कुछ किया होगा। कांच ऊपर किए होंगे, एसी चलाया होगा, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। राइट सर। जो तस्वीरें ली थी हेमांग जी ने अपने कैमरा पे, ये थी जो हेमांग जी के कैमरा से ली गई थी? जी हाँ सर। विचित्र बात है यार, एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए 4 व्यक्ति तत्पर हो गए। बहुत कुकर्म किए होंगे हेमांग जी ने, जो इन लोगों के मन में उनके लिए इतनी घृणा पैदा हो गई। सर्वप्रथम राजू, जिसने इनहेलर की दवा में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। द्वितीय वेटर माधव, जिन्होंने उनके शराब में विष मिलाकर उन्हें मारने का प्रयास किया। तीसरी उनकी अपनी पत्नी शालिनी, और चौथा को? और चौथा को? चौथा नहीं देसाई साहब, चौथी वो योर ऑनर जिसने बड़ी चतुरता से हेमांग जी को मारने का षड्यंत्र रचा और सफल भी हुई। उनकी अपनी बहन कृपा परमार। ऑर्डर
ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मुझे क्यों? मैंने क्या किया है? ये बताइए कृपा जी कि आपके भाई साहब ने जब नई गाड़ी खरीदी आप बधाई देने गई थी। हाँ तो यूं ही गई थी खाली हाथ या भेंट इत्यादि उपहार इत्यादि लेकर गई थी? सॉफ्ट टॉयज दिए थे गिफ्ट में। अब देखना चुन चुन की चीजें लेके आई हूँ, सब सजा देती हूँ। सॉफ्ट टॉयज और तकिए भी दिए थे, हालांकि दो तकिए दिए थे। दो तकिए दिए जी। और क्या? और कुछ भी नहीं? नहीं, याद कीजिए, याद आएगा। वो एयर फ्रेशनर। हाँ, वो आपके भाई साहब नई गाड़ी खरीदने की खुशी में उस दिन चित्र खींच रहे थे सबका। जी दिया था। और एक चित्र में आप वो एयर फ्रेशनर गाड़ी की एसी में लगाती हुई दिखाई दी। तो वो एयर फ्रेशनर आपने उसी दुकान से खरीदी थी जहां से बाकी वो सॉफ्ट टॉय, तकिए इत्यादि वहीं से लिया था। जी। तो उस एयर फ्रेशनर में आपने बेस्टोसाइड नामक जहर कहां से डाला? ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जहर वहर नहीं था उसमें। जहर था और ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जज साहब की मेज पर जो फोरेंसिक्स की रिपोर्ट रखी हुई है, फोरेंसिक्स डिपार्टमेंट ने गाड़ी की जांच करने के बाद, उस एयर फ्रेशनर की जांच करने के बाद उसमें बेस्टोसाइड नामक जहर के अंश पाए हैं। आप ही लाई थी एयर फ्रेशनर, आप ही ने लगाया था। आप जानती थी कि आपके भाई को एस्मा है और वो एसी का उपयोग करते हैं। अब स्पष्ट है कि एसी का उपयोग करने के लिए गाड़ी के कांच ऊपर करने पड़ते हैं। आप जानती थी कि जैसे ही एसी चलेगा बेस्टोसाइड उनकी गाड़ी में एकत्रित होगा और उन्हें एस्मा तो था ही, उन्हें दिल का दौरा पड़ेगा 30 सेकंड के अंदर और वो परलोक सिधार जाएंगे। आप पर कोई संदेह नहीं करेगा, लोग ये कहेंगे कि दिल के दौरे के कारण आपके भाई साहब की मृत्यु हुई। किंतु आप भूल गई कि दुर्घटना के बाद मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया जाता है और जहर पाया जाएगा उनके मृत शरीर में, जिसके कारण हम सब यहाँ अदालत में एकत्रित हुए हैं। बड़ी चतुराई से आपने ये षड्यंत्र रचा, सफल भी। केवल ये नहीं जानता मैं कि क्यों आपने किया, आपके भाई साहब को मारने के पीछे आपका उद्देश्य क्या था। कृपया बताएंगी जज साहब को कृपा जी? वो तो सिर्फ एक नाम का भाई था, असल में वो एक नंबर का स्वार्थी इंसान था। मेरे चाचा परेश त्रिवेदी ने संतान थे। उन्होंने अपनी करोड़ों की जायदाद मेरे और हेमांग के नाम करनी थी, पर उनके देहांत के बाद मुझे ये पता चला कि सारी जायदाद हेमांग के नाम कर दी गई थी। देखो बेटा, अगर आज मैं तुम्हें ये सारी बात नहीं बताऊं तो ये ठीक नहीं होगा। दरअसल जैसा तुम सोचती हो वो पूरा सच नहीं है। ये ठीक है कि परेश ने हेमंत के नाम प्रॉपर्टी की, लेकिन बेटा पहले वो तुम दोनों को आधा आधा देना चाहते थे। पर क्या? बोलिए ना। बेटा हेमंत हर 15 दिन पे गुजरात जाता था परेश के घर, और वहाँ उसने उसको न जाने क्या पढ़ाया कि उसने अपने मरने से कुछ दिन पहले मुझे बुलाया और नया विल बनाने के लिए। उसी दिन मैंने ठान लिया कि इसे मैं जान से मार दूंगी। द डिफेंस प्रेस। यह अदालत कृपा परमार को हेमांग त्रिवेदी की हत्या में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है। राजू, रंजन और माधव को हत्या की साजिश रचने के लिए 5 साल कारावास में रखने का हुक्म देती है और शालिनी त्रिवेदी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए उन्हें 2 साल की कैद सुनाती है। The case is closed. देसाई साहब जी, आपके घर का पता जरा मुझे SMS कर दीजिएगा। क्यों? क्या है कि ये जो बार बार आप चिपकाते रहते हैं, थूक से बड़ी गंदी आदत है। मैं आपको गोंद की बोतल भेजूंगा, वो एक ही बारी में चिपक ही जाएगा। क्यों है? ठीक कह रहा हूँ। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।